नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र बैंक के। जानेंगे इस वीडियो में एक महाराष्ट्र बैंक का जो एटीएम है उसको अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्म रहता है और उसको किस तरीके से फिल कर सकते हैं। इसकी A to Z पूरी डिटेल इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बताइए हमें ये वीडियो आपको कैसा लगा। और फॉर्म को रिलेटेड आपके जितने भी सवाल है वो मुझे कमेंट में बता दीजिए, उन सभी का मैं जवाब जरूर दूंगा। और यहाँ पे काफी लोगों के कुछ सवाल थे जो कि रैंडमली ज्यादातर थे, उनका मैं जवाब दे देता हूँ। काफी लोगों का मानना है कि जो हमें एटीएम है वो हैंड टू हैंड मिल जाएगा, तो उनको बता सकता हूँ मैं, अगर बैंक के पास अगर एटीएम ब्रांच के पास हुआ तो आपको हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा, बट उसके ऊपर नाम आपका प्रिंट नहीं होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि 18 साल से कम वालों को क्या ये एटीएम मिलता है, तो मैं उनको बता दूं, महाराष्ट्र बैंक में अगर आपका 10 साल की उम्र है तो 10 साल की उम्र में भी आपको एटीएम मिल जाएगा। और दोस्तों जो दूसरे जो भी क्वेश्चन है उनको मैं अब जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा उनके जवाब मैं देता रहूंगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र बैंक के एटीएम को अप्लाई करने के 2 फॉर्म होते हैं, मतलब दोनों ही है सेम टू सेम, दोनों का काम सेम है, बट फॉर्मेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे है। मतलब जो मैं अभी बता रहा हूँ वो एकदम न्यू फॉर्म है, नया फॉर्म है। कुछ पुराने फॉर्म है, वो पुराने फॉर्म आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये जो फॉर्म है ये पुराना है, पुराना इस तरीके से भरा जाता है और नया है वो कुछ इस तरीके से भरा जाता है। तो दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, दोनों में जो अंतर है वो मैं आपको बताता रहूंगा। और वीडियो के साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं हमें फॉर्म कैसे फिलअप करना है। देख सकते हैं मैंने महाराष्ट्र बैंक का फॉर्म है वो डाउनलोड कर लिया है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा होगा एटीएम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे नीचे लिखा है टू ब्रांच मैनेजर और ब्रांच का नाम लिखना होगा। यहाँ पे आपकी जो भी ब्रांच हो उस ब्रांच का नाम लिख लीजिए। ये लिखने के बाद में यहाँ पे मैं फॉर्म को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे और इंफॉर्मेशन दे रखी है और क्या क्या पूछ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा आपको नाम। यहाँ पे जो नाम है वो वही लिखना है जो आपका अकाउंट नंबर में है और जो चाहते हैं आप आपके कार्ड के ऊपर प्रिंट हो जाए। फिर यहाँ पे नाम लिखने के बाद में यहाँ पे नीचे लिखा होगा नेम। अब यहाँ पे जो नेम लिखा है इसके ऊपर हमें सरनेम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है और मिडिल नेम लिखना है। अगर आपका जो जैसे का आप मान लीजिए आपका जो नाम है वो है सुरेश कुमार प्रजापत, मान लीजिए आपका नाम है सुरेश कुमार प्रजापत, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट नेम में लिखेंगे सुरेश, मिडिल नेम में कुमार और सर नेम में आपका सरनेम जो भी प्रजापत होगा। जैसे मेरा नाम है पंकज पुरोहित, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट नेम में पंकज लिख लूंगा और सर नेम में पुरोहित लिखूंगा। मिडिल नेम मेरा है ही नहीं तो मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। फिर यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आपको लिखना होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है आपको सामने लिख लेना है। सामने लिखने के बाद में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन और आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पे पूछा जाएगा आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। एड्रेस है वो आपका यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस जो भी आप रह रहे हैं वही एड्रेस लिखिए। आपको अपना पिन कोड लिखना है, टेलीफोन नंबर, ऑफिस एड्रेस है तो आप लिख लीजिए वरना इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे ऑक्यूपेशन की डिटेल्स लिखनी है। ऑक्यूपेशन यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपके पास फॉर्म थोड़ा अलग तरीके का आता है, किसी बैंक में किसी ब्रांच में पुराने फॉर्म पड़े हैं तो वो पुराना थोड़ा अलग रहता है। उसमें क्या होता है, वही की वही चीजें सेम डिटेल्स फिल करनी है पर वो बॉक्स कभी ऊपर नीचे चला जाता है। वो मतलब डिटेल्स सभी सेम है, सिर्फ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन यानी बिजनेस इंफॉर्मेशन, आप क्या काम करते हैं, यहाँ पे लिखा है करंट एम्प्लॉय है या फिर बिजनेस नेम है, तो आप क्या काम करते हैं यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस आपका किस चीज का है, डिग्निशन लिखना है और यहाँ पे लेंथ ऑफ बिजनेस सर्विस आपको लिखनी है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। अगर आपके सैलरी या फिर इनकम है वो यहाँ पे लिख लीजिए और अदर एनुअल इनकम, परमानेंट इनकम टैक्स नंबर लिखना है, आपका वार्ड नंबर लिखना है, सर्कल नंबर लिखना है। और याद रहे दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अगर आप स्टूडेंट है, काफ़ी लोगों ने ये पूछा था कि हम बिजनेस करते नहीं हैं, हम ना ही एम्प्लॉय हैं, हम स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ और हैं, तो यहाँ पे कोर्स या तो फिर आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है वहाँ पे आप लिख लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं। इतना लिखने के बाद में सारी चीजें ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे लिखा होगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपका जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या है, तो यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट का टाइप लिखना होगा, सेविंग है या फिर करंट है, तो यहाँ पे सेविंग लिख लीजिए, काफी बढ़िया रहेगा। यहाँ पे सेविंग और करंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लिख लीजिए। फिर यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिखना होगा, बैलेंस लिखना होगा, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, और यह आपका अकाउंट है जॉइंट होल्डर के नाम से है या फिर आपका सिंगल है। अगर आपका जॉइंट होल्डर है तो यस कीजिए, अगर आप सिंगल है तो यहाँ पे नो कीजिए। और याद रहे दोस्तों, आपका जो अकाउंट है काफी लोगों का सिंगल अकाउंट ही होता है। सिंगल अकाउंट का मतलब ये होता है कि वो एक ही आदमी के नाम से होता है। जॉइंट अकाउंट में क्या होता है, एक से ज्यादा लोग होते हैं
अकाउंट के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको लिखना होगा क्रेडिट, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है इफ़ एनी अदर क्रेडिट कार्ड एटीएम हेल्ड, अगर आपके पास कोई और क्रेडिट या फिर एटीएम कार्ड है तो उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, और जो भी है वो यहाँ पे बता दीजिए। अगर नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और फिर नीचे लिखा है नेशनलिटी, रेजिडेंट स्टेटस, अगर इंडियन है या फिर नॉन इंडियन है वो ज़रूर बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा होगा डॉक्यूमेंट फॉर पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इश्यूड बाय, मतलब आप क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं आधार कार्ड, तो आधार कार्ड इशू किया जाता है UIDAI की तरफ से, तो हम यहाँ पे UIDAI लिख लेंगे। फिर नंबर लिख लेंगे, आपका जो आधार कार्ड का जो नंबर है वो लिख लेना है। फिर डेट ऑफ इशू कॉलम छोड़ दीजिए आप। फिर यहाँ पे लिखा है अगर आपके पास पता है आपको कि आपका जो आधार कार्ड है वो कब इशू हुआ तो आप वो लिख लीजिए, अगर नहीं है तो उसको कॉलम को छोड़ दीजिए। फिर है डिक्लेरेशन, यहाँ पे डिक्लेरेशन में काफ़ी सारी इनकी टर्म एंड कंडीशन लिखी है, आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेचर के ऊपर आपको सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर यहाँ पे 3 लोगों के दे रखे हैं, अगर आपका जॉइंट होल्डर है तो तीनों लोगों के सिग्नेचर कराइए, और अगर आपका सिंगल अकाउंट है, मतलब एक ही बंदे का अकाउंट है, तो वहां पे आपका खुद का सिग्नेचर कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कुछ लिखा होगा, कुछ ये सारी चीजें हैं, ये ब्रांच के लिए हैं, ये ब्रांच अपने आप करती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज आप तक पहुंचाई है आपके लिए फायदेमंद रही होगी। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।